हेलो एवरीवन। बीएससी फाइनल ईयर के इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे क्लाइमेटिक फैक्टर जल के दूसरे भाग के बारे में, जिसमें वर्षा जल यानी रेन वाटर तथा एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी यानी वातावरणीय आर्द्रता के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने जल के बारे में पढ़ा तथा जल चक्र के बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहले बात करते हैं रेनफॉल के बारे में। और वर्षा जल ही जो है वो अधिकांशतः पौधों के लिए उपयोगी होता है और दूसरे एनिमल्स के लिए भी वर्षा जल का उपयोग किया जाता है। हाई रेनफॉल और एक्सेसिव रेनफॉल इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर द प्लांट्स। इसका मतलब है अतिवृष्टि होना या अचानक अधिक वर्षा का होना पौधों के लिए लाभदायक नहीं होता है, क्योंकि ये जो पानी होता है अचानक प्राप्त होने वाला, ये रन ऑफ के रूप में बह जाता है और प्लांट्स के लिए जो है वो फ़ायदेमंद नहीं होता है। बिकॉज इन दिस वे द अमाउंट ऑफ वाटर रिसीव्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्लोज इन वेन। इसका मतलब है कि इस प्रकार धरती की सतह को प्राप्त अधिकांश जल जो है उसकी मात्रा व्यर्थ ही इसमें बह जाती है। एंड वेरी लिटिल वाटर कैन एंटर द लैंड थ्रू इट। और इसके द्वारा भूमि के अंदर बहुत ही कम मात्रा में जल प्रवेश कर पाता है। देयरफॉर कंटिन्यूअस रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम कैन बी सेड टू बी मोर यूजफुल फॉर द सरफेस ऑफ अर्थ एंड प्लांट्स। इसका मतलब है कि लगातार धीरे धीरे लंबे समय तक होने वाली वर्षा धरती की सतह के लिए और पेड़ पौधों के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी कही जा सकती है। तो कंटिन्यूअस और लॉन्ग टाइम के लिए धीरे धीरे होने वाली बारिश ही सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है। ड्यूरिंग द एनुअल रेनफॉल 45% of the total amount of water received goes into rivers and 20% in water and 35% of the water is destroyed in evaporation। इसका मतलब है कि वार्षिक वर्षा के दौरान प्राप्त कुल जल की मात्रा का 45% जल जो है वो नदियों में जाता है और उसका 20% भाग भूमि में चला जाता है तथा 35% भाग जल वाष्पन के दौरान जो है वो नष्ट हो जाता है। तो 35% भाग इवोपोरेशन में वापस एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाता है। अब आता है अगला पॉइंट, इफेक्ट ऑफ रेन ऑन वेजिटेशन। इसका मतलब है कि बारिश का वेजिटेशन या वनस्पति पर क्या प्रभाव पड़ता है। द अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल इन एन एरिया एंड इट्स फ्रीक्वेंसी और डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट सीजन्स ऑल्सो ग्रेटली अफेक्ट द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ दैट एरिया। इसका मतलब है कि किसी भी क्षेत्र में वार्षिक वर्षा की मात्रा तथा विभिन्न सीजन्स यानी ऋतुओं में इसकी आवर्ती या वितरण भी उस क्षेत्र विशेष, कोई भी एक क्षेत्र विशेष होगा, उसकी प्राकृतिक वनस्पति को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला जो कारक है वो रेनफॉल है। तो वहाँ की वेजिटेशन उसके रेनफॉल पर डिपेंड करती है। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ शिम्पर 1903, द डिटर्मिनेशन ऑफ द वेजिटेशन टाइप फाउंड इन एन एरिया डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल देयर। तो सिम्पर 1903 के तीसरे नियम के अनुसार किसी भी क्षेत्र में पाई जाने वाली वानस्पतिक संरचना यानी वेजिटेशन टाइप का निर्धारण वहाँ होने वाली वर्षा की मात्रा पर डिपेंड करता है। इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट सीजन्स एंड एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी देयर। और अलग अलग सीजन्स या ऋतुओं में इसका वितरण और वहाँ की वायुमंडलीय आर्द्रता पर निर्भर करती है। तो सिम्पर के नियम के अनुसार कि किसी भी क्षेत्र में अगर कोई वानस्पतिक संरचना या वेजिटेशन टाइप पाई जाती है तो वो किस पर डिपेंड करेगी, वहाँ होने वाली वर्षा की मात्रा और विभिन्न ऋतुओं में उसका वितरण यानी कौन से सीजन में कितनी बारिश हो रही है तथा वहाँ की वायुमंडलीय आर्द्रता एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी कितनी है, ये उस पर डिपेंड करती है। और ये था सिम्पर का तृतीय नियम। तो वेजिटेशन का जो क्लासिफिकेशन या उसका प्रकार जो होता है वो बारिश की कितनी मात्रा है उस पर डिपेंड करता है। जैसे वार्षिक मात्रा अगर 0 से 25 सेंटीमीटर तक होती है तो वहाँ का एरिया जो है वो डेजर्ट या मरुस्थल कहलाता है। अगर 26 से लेकर 75 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है वार्षिक, तो वहाँ पर सवाना या घास स्थल यानी ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। 76 से 125 सेंटीमीटर के बीच में अगर बारिश होती है तो वहाँ पर सघन वन या डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और यदि 126 सेंटीमीटर और उससे अधिक बारिश लगातार वहाँ पर वर्ष पर होती है तो वहाँ पर रेन फॉरेस्ट या वर्षावन पाए जाते हैं। तो ये जो डायग्राम है ये है वर्षा मापी का और इसी के द्वारा जो है वो वर्षा का मापन किया जाता है, जिसमें नीचे एक मेजरिंग सिलेंडर लगा होता है और ऊपर की ओर एक फनल लगा होता है
कीप लगा होता है जिसमें बारिश का पानी आता है और इस मेजरिंग सिलेंडर में देखा जाता है कि कितने सेंटीमीटर तक उसमें पानी भरा है। तो उसके आधार पर वर्षा का जो है वो मापन किया जाता है। On the basis of annual average rainfall and its distribution in different seasons, the vegetation of the whole world is divided into following classes। इसका मतलब है वार्षिक जो वर्षा का औसत है तथा विभिन्न सीजन्स या ऋतुओं में इसके वितरण के आधार पर संपूर्ण विश्व की वनस्पति को निम्न क्लासेज या वर्गों में बांटा गया है, जिसमें पहला आता है उष्णकटिबंधीय वर्षावन या इन्हें कहते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। Tropics often receive rain throughout the year and the rain water always available to plants। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के अंदर या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्राय पूरे वर्ष जो है वो बारिश होती है तथा पौधों को वर्षा का जल हमेशा उपलब्ध रहता है। तो ऐसे जो है एरिया के अंदर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। दूसरे प्रकार के जो वन आते हैं वो है उपोष्ण और उष्ण शीतोष्ण वर्षा वन, सब ट्रॉपिकल एंड वार्म टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। दीज टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड एज रेन फॉरेस्ट इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन्स। इस प्रकार के वन जो है उपोष्ण व उष्ण शीतोष्ण क्षेत्रों में सदाहरित वनों के रूप में पाए जाते हैं। हियर ऑफ द ईयर वाटर इज अवेलेबल टू द प्लांट्स फॉर द मोस्ट पार्ट। इसका मतलब है कि यहाँ वर्ष के अधिकांश भाग में पौधों को जल उपलब्ध रहता है, यानी कि वर्ष पर्यंत नहीं रहता है लेकिन उनके अधिकांश भाग में पौधों को जल अवेलेबल होता रहता है। तीसरे प्रकार के जो वन आते हैं उन्हें कहते हैं पर्णपाती वन या ये कहलाते हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट। दीज फाउंड इन एरियाज वेयर हेवी रेनफॉल अकर्स ओनली इन अ फ्यू मंथ ऑफ द ईयर। यानी ये ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर भारी बारिश वर्ष के केवल कुछ महीनों में ही होती है, यानी बहुत ही कम महीनों में भारी बारिश पाई जाती है। देयर इज़ ड्राइनेस इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर। और बाकी के जितने भी महीने होते हैं साल के उनमें शुष्कता रहती है, यानी ड्राइनेस रहती है, यानी बारिश उनमें नहीं होती है। डेसिडुअस ट्रीज आर ऑफन फाउंड इन द फॉरेस्ट। और ऐसे पर्णपाती वन जो पौधे जो है वो वनों के अंदर पाए जाते हैं। हुज लीव्स फॉल्स वंस अ ईयर। जिनकी पत्तियां जो है वो वर्ष में एक बार गिरती है। तो जिनकी पत्तियां एक बार वर्ष में गिरती हैं ऐसे सभी जो है वो पौधे पर्णपाती प्रकार के होते हैं और इनसे बना हुआ जो फॉरेस्ट है वो डेसिडुअस फॉरेस्ट कहलाता है। फोर्थ प्रकार के जो फॉरेस्ट हैं वो है ठंडे शीतोष्ण पर्णपाती वन या कोल्ड टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज ऑफन फाउंड इन लो एल्टीट्यूड एरियाज। तो प्राय कम ऊंचाई वाले इलाकों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। जहाँ की ऊंचाई कम है वहाँ पर इस प्रकार के फॉरेस्ट पाए जाएंगे। फिफ्थ आता है ठंडे शीतोष्ण शंकुधारी वन कोल्ड टेम्परेट कोनीफेरस फॉरेस्ट। दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज फाउंड इन एरियाज ऑफ मीडियम हाइट। तो इस प्रकार के वन मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। एंड वेरियस स्पीसीज ऑफ कॉनिफर ट्रीज आर फाउंड इन अबंडेंस इन सच फॉरेस्ट। और इस प्रकार के वनों के अंदर शंकुधारी जो वृक्ष होते हैं कॉनिफर ट्रीज, उनकी विभिन्न प्रजातियां जो है वो बहुत ही अधिक संख्या में वहाँ पर पाई जाती है। तो इस प्रकार के वन जो है वो कोल्ड टेम्परेट कॉनिफर फॉरेस्ट होते हैं। छठे प्रकार का फॉरेस्ट आता है टुंड्रा एंड बर्फीले राजस्थान, यानी टुंड्रा और आइस डेजर्ट्स। ड्यू टू एक्सट्रीम हीट डेफिशिएंसी एंड एक्यूमुलेशन ऑफ स्नो इन पोलर एरियाज एंड सराउंडिंग एरियाज द प्लांट्स गेट ओनली 2 months ऑफ द ईयर फॉर ग्रो। यानी ध्रुवीय क्षेत्रों और उसके आसपास के इलाकों में तापक्रम की बहुत अधिक कमी हो जाती है तथा बर्फ़ के जमा हो जाने के कारण पौधों को वृद्धि के लिए एक साल में केवल 2 माह का ही समय मिल पाता है। दीज प्लांट्स ऑल्सो कैनॉट यूज आइस वाटर। और ये जो पौधे होते हैं वो बर्फ़ के जल का भी उपयोग नहीं कर पाते हैं। प्लांट्स आर रेयरली फाउंड इन दीज एरियाज। यानी कि इन क्षेत्रों में पेड़ पौधे बहुत ही कम या बहुत ही कम संख्या में वहाँ पर पाए जाते हैं। सातवें प्रकार की वेजिटेशन आती है घास स्थल या जिसे कहते हैं ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन एरियाज वेयर देर इज एक्सेस रेनफॉल इन समर एंड लेस रेनफॉल इन विंटर। यानी घास स्थल उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ गर्मियों में अधिक वर्षा होती है और सर्दियों में कम वर्षा होती है। तो ऐसे एरियाज़ के अंदर घास स्थल या ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। आठवें प्रकार की वेजिटेशन है
ये कहलाती है मरुस्थल या डेजर्ट। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन दीज एरियाज इज़ वेरी लो थ्रू आउट द ईयर एंड द एटमॉस्फेयर इज़ कम्प्लीटली ड्राई। इसका मतलब है कि इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा जो है वो पूरे वर्ष बहुत ही कम होती है और वातावरण जो है वो पूर्णतया शुष्क रहता है, यानी ड्राई एटमॉस्फेयर वहाँ पर पाया जाता है। ट्रीज एंड shrubs आर फाउंड फार अवे इन द डेजर्ट, हर्बेशियस प्लांट्स आर शॉर्ट लिव्ड। यानी कि रेगिस्तान में वृक्ष और झाड़ियाँ जो है वो दूर दूर पाई जाती है। तो ट्री का मतलब है वृक्ष और सर्ब से होते हैं झाड़ियाँ, तो झाड़ियाँ और वृक्ष अधिक दूरी पर होते हैं, पास पास में नहीं पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो हर्बेशियस प्लांट यानी जो शाकीय पौधे होते हैं वो शॉर्ट लिव या अल्पजीवी होते हैं, यानी उनकी लाइफ स्पान कम होती है। इसके बाद आता है सिम्पर 1903 डिवाइडेड द प्लांट्स इनटू 3 क्लासेस अकॉर्डिंग टू द अचीवमेंट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। इसका मतलब है सिम्पर ने पौधों को जल की उपलब्धि यानी उसकी उपलब्धता के आधार पर और उसके महत्व के आधार पर 3 अलग अलग क्लासेज के अंदर पौधों को बांटा था। फर्स्ट आता है जलोद्भिद या इन्हें कहते हैं हाइड्रोफाइट्स, प्लांट्स दैट आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स, यानी ऐसे पादप जो जलीय आवासों के अंदर पाए जाते हैं, जो जल में ही पाए जाते हैं, ऐसे प्लांट्स को उन्होंने जलोद्भिद या हाइड्रोफाइट्स नाम दिया। दूसरे आते हैं मरुद्भिद या इन्हें कहते हैं जीरोफाइट्स, प्लांट्स दैट लिव इन ड्राई कंडीशंस और लेस वाटर अवेलेबिलिटी। इसका मतलब है कि ऐसे पादप जो शुष्क परिस्थितियों में पाए जाते हैं या बहुत ही कम जल की उपलब्धता के आवासों में पाए जाते हैं, ऐसे पादप मरुद्भिद या जीरोफाइट्स होते हैं। तीसरा आता है मध्योद्भिद या इन्हें कहते हैं मीजोफाइट्स, प्लांट्स दैट आर फाउंड इन नॉर्मल एनवायरनमेंट, यानी ऐसे पादप जो सामान्य वातावरण में पाए जाते हैं, यानी इनको ये पादप जो है वो सामान्य परिस्थितियों में रहते हैं, यानी उनको जल भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता रहता है, तो ये ऐसे कहलाते हैं मध्योद्भिद या मीजोफाइट्स। दस द अमाउंट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल इन एनी एरिया ग्रेटली अफेक्ट्स द प्लांट लाइफ देयर। तो इस प्रकार से किसी भी क्षेत्र में वर्षा की मात्रा, उसकी तीव्रता और उसकी अवधि यानी कितने समय तक वह बारिश हो रही है, वहाँ के पादप के जीवन को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो रेनफॉल जो है वो सबसे ज़्यादा वेजिटेशन को अफेक्ट करती है। अब रेनफॉल के बाद में जो दूसरा फैक्टर आता है जो कि वाटर से रिलेटेड है और जिसके द्वारा जल उपलब्ध होता है सभी प्राणियों और पौधों को, वो है वायुमंडलीय आर्द्रता या एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। सम अमाउंट ऑफ वाटर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एज वाटर वेपर। तो जल की कुछ मात्रा वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में हमेशा उपस्थित रहती है। ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ दिस इनविजिबल वेपर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। तो इस अदृश्य वाष्प के रूप में जो विद्यमान वायुमंडल के अंदर नमी होती है उसे हम आर्द्रता कहते हैं। द अमाउंट ऑफ एक्चुअल वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो वायु में वास्तविक जल वाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं, यानी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इसको कहा जाता है। तो ये जो जल वाष्प की कंप्लीट वास्तविक मात्रा होती है वायु के अंदर उपस्थित, वो कहलाती है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। द अमाउंट द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर present in the atmosphere at a given temperature and the proportion of water vapor required to saturate the atmosphere at the same temperature is called relative humidity। तो ये आपेक्षिक आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन है, यानी कि किसी निश्चित तापक्रम पर वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की कुल मात्रा और उसी तापमान पर वायुमंडल को संतृप्त करने के लिए जरूरी जो जल वाष्प के अनुपात को आपेक्षिक आर्द्रता कहा जाता है। तो इसमें दो जो फैक्टर्स का है वो अनुपात लिया जाता है कि इसमें वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की कुल मात्रा और उसी तापमान पर, एक पर्टिकुलर तापमान पर वायुमंडल को संतृप्त करने के लिए जो जरूरी जल वाष्प होती है, उन दोनों के अनुपात को हम आपेक्षिक आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज यूजुअली मेजर्ड बाई ए वेट एंड ड्राई बल्ब थर्मोमीटर इंस्ट्रूमेंट। तो आपेक्षिक आर्द्रता का जो परिमापन किया जाता है ये सामान्यतः नम और शुष्क बल्ब तापमापी यंत्र के द्वारा किया जाता है, जो कि इस प्रकार से दिखाई देती है। इसमें एक बल्ब जो होता है वेट होता है और एक होता है ड्राई। तो इन दोनों के द्वारा एटमॉस्फेयर के अंदर जो ह्यूमिडिटी है उसके अंदर रिलेटिव ह्यूमिडिटी को ज्ञात किया जाता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट इस प्रकार से दिखाई देता है। इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी ऑन प्लांट्स। इसका मतलब है कि वायुमंडलीय आर्द्रता का पेड़ पौधों पर प्रभाव क्या है। ह्यूमिडिटी इज डिस्क्राइब्ड इन 3 डिफरेंट टर्म्स,
तो आर्द्रता को तीन विभिन्न प्रकार से दर्शाया जाता है। फर्स्ट है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या विशेष आर्द्रता। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट पर यूनिट वेट ऑफ एयर। इसका मतलब है कि जल वाष्प की वह मात्रा जो हवा के अंदर प्रति ग्राम इकाई के अंदर उपस्थित रहती है, उसे हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहते हैं। दूसरी आती है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी या इसे कहते हैं निरपेक्ष आर्द्रता। इट रेफर्स द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर। तो ये जो है वह वाटर वेपर या जल वाष्प की मात्रा है जो हवा के अंदर उसके प्रति इकाई आयतन में उपस्थित रहती है, तो उसे कहते हैं हम निरपेक्ष आर्द्रता। थर्ड आती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी या जिसे कहते हैं आपेक्षिक आर्द्रता। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एक्चुअली प्रेजेंट इन द एयर एंड इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ द अमाउंट विच द एयर कैन होल्ड एट सैचुरेशन एट द एग्जिस्टिंग टेम्परेचर। इसका मतलब है कि यह हवा में वास्तव में मौजूद पानी के वाष्प की मात्रा को प्रदर्शित करता है, और यह उस मात्रा के प्रतिशत के रूप में इसको व्यक्त किया जाता है जिसे हवा जो है वो मौजूद या उस विशेष तापमान पर संतृप्ति के अंदर धारण कर सकती है, तो उसे कहते हैं हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी चेंज विद द चेंज इन टेम्परेचर। तो तापमान में परिवर्तन के साथ पूर्ण और सापेक्ष जो आर्द्रता है दोनों ही जो है वो चेंज होती रहती है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज मैक्सिमम नियर द इक्वेटर एंड ग्रेजुअली डिक्लाइंस एज वी प्रोसीड टुवर्ड्स पोल्स। इसका मतलब है पूर्ण आर्द्रता जो है वो भूमध्य रेखा के पास अधिकतम होती है और ध्रुवों की ओर जाने पर यह धीरे धीरे कम हो जाती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज ऑल्सो मैक्सिमम नियर द इक्वेटर बट डिक्रीजेज इन द सब ट्रॉपिकल रीजन एंड इंक्रीजेज वंस अगेन इन टेम्परेट रीजन। तो भूमध्य रेखा के पास सापेक्ष आर्द्रता भी अधिकतम होती है, लेकिन उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में घट जाती है, और जो समशीतोष्ण क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में एक बार फिर से ये बढ़ जाती है। दस द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एज वेल एज लेटीट्यूड। इसका मतलब है कि सापेक्ष आर्द्रता जो है वो तापमान के साथ साथ अक्षांश में परिवर्तन होता है, वो भी इसको प्रभावित करता है। तो ये दोनों ही कारकों के द्वारा प्रभावित होती है, टेम्परेचर से भी होती है और लेटीट्यूड से भी होती है, यानी अक्षांश के द्वारा भी होती है। ह्यूमिडिटी अफेक्ट्स स्ट्रक्चर, फॉर्म एंड ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। नमी जो है वो संरचना, उसके स्वरूप और वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करती है। इन हायर टेम्परेचर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज लो एंड एक्सपोज्ड वाटर क्विकली एवोपरेट्स एंड दस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेज। इसका मतलब है कि उच्च तापमान में सापेक्ष जो आर्द्रता होती है वो कम होती है, और उसके कारण जो है वो जो एक्सपोज वाटर होता है यानी जो बाहर पानी होता है वो जल्द से जल्द वाष्पित हो जाता है, और इस कारण से जो है वो इसकी वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जो है वो बढ़ जाती है। ट्रांसपिरेशन इज वन ऑफ द लीडिंग फंक्शंस थ्रू विच द हैबिटेट ऑफ अ प्लांट इज डिटरमाइंड। तो वाष्पोत्सर्जन उन प्रमुख कार्यों में से एक है जिसके माध्यम से किसी पौधे का निवास स्थान निर्धारित किया जा सकता है। थैंक यू सो मच, और अगले वीडियो में हम क्लाइमेटिक फैक्टर टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे।